वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के फिजिक्स के 6 नंबर पाठ ऊर्जा के स्रोत के लेक्चर को पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं ऊर्जा किसे कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जब किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है तो हम कहते हैं कि वस्तु में ऊर्जा है। किसी भी वस्तु में काम करने की अगर क्षमता होती है तो हम कहते हैं उस वस्तु में एनर्जी है, अर्थात कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के अनेक रूप होते हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा आती है और स्थितिज ऊर्जा दोनों आती हैं। रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा, यह सभी ऊर्जा के रूप हैं। ऊर्जा के स्रोत, जिस वस्तु से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। जैसे एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे हमें ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है। एलपीजी से ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए इसे ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। सूर्य का प्रकाश भी ऊर्जा का स्रोत है, कोयला भी ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है ऊर्जा को हम न उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे ऊष्मा ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते हैं। ईंधन किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थों को ईंधन कहते हैं जो दहन पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। दहन का मतलब जलना। वैसे पदार्थों को ईंधन कहते हैं जो जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। अच्छा ईंधन की विशेषता क्या है? तो जो जलने पर अधिक ऊष्मा उत्पन्न करे, अधिक हीट उत्पन्न करे, वह अच्छा ईंधन होता है। दूसरा पॉइंट है जो आसानी से उपलब्ध हो। जो आसानी से उपलब्ध होता है अच्छा ईंधन की, यह भी विशेषताएं हैं। अच्छा ईंधन की तीसरी विशेषताएं हैं जो अधिक धुआं उत्पन्न न करे, तथा चौथी विशेषताएं हैं जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो। पांचवी विशेषताएं हैं जिसके दहन की दर मध्यम हो, और छठी विशेषताएं हैं जिसके जलने पर विषैले उत्पाद पैदा न हो। यह ईंधन की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? तो ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं उसे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहते हैं। जो सदियों से चले आ रहे हैं उसे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहते हैं, और जिसका उपयोग हाल ही में उत्पन्न हुआ है उसे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। तो जो सदियों से बहुत लंबे समय से आ रहे हैं उसे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला लाखों वर्षों से आ रहा है, पेट्रोलियम लाखों वर्षों से है, और प्राकृतिक गैस एलपीजी लाखों वर्षों से है। अतः इसे ऊर्जा के हम परंपरागत स्रोत कहते हैं। और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? तो ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनका हम लंबे समय से उपयोग नहीं कर रहे हैं उसे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। जिसे हम लंबे समय से नहीं उपयोग कर रहे हैं बल्कि अभी उपयोग कर रहे हैं, हाल ही के कुछ 100 वर्षों में इसका उपयोग कर रहे हैं, उसे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य से हमें ऊर्जा करोड़ों वर्षों से प्राप्त हो रही थी, लेकिन इसका उपयोग हम लोग अभी से स्टार्ट किए हैं। इसका उपयोग हम लोग 10 साल 20 साल 30 साल पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं सोलर एनर्जी के रूप में, तो सौर ऊर्जा के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अतः यह ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहे जाएंगे। दूसरा नाभिकीय ऊर्जा, जिसका उपयोग बम बनाने में किया जाता है। उसके बाद तरंग ऊर्जा, जिसका उपयोग विद्युत बनाने में किया जाता है। तो इन सभी का उपयोग हाल के कुछ वर्षों में हो रहा है, इसीलिए इसे हम ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहेंगे। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए पौधे और पशुओं के अवशेषों से बने ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के नीचे बहुत सारे पेड़ पौधे और पशु दब गए, और दब कर वह जो है जैसे हड्डी में परिवर्तित हो गए, कोयला में परिवर्तित हो गए। तो इसी को हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला जीवाश्म ईंधन है। कोयला कैसे बना? तो लाखों वर्षों तक भूकंप, ज्वालामुखी, उसके बाद बाढ़ आया,
जिसमें पृथ्वी पर के पेड़ पौधे सब जमीन के नीचे दब गए और वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रहे रहे वह कोयला के रूप में परिवर्तित हो गए। और पेट्रोलियम के निर्माण की भी कहानी वैसा ही है। जो समुद्री जीव जंतु थे वह समुद्र के नीचे मर गए और दब गए और वह धीरे धीरे खिसकते खिसकते चट्टानों के नीचे आ गए, जो तेल के रूप में प्राप्त हुए, जिसे पेट्रोलियम कहा गया। पेट्रोलियम काला रंग का चिपचिपा द्रव होता है। पेट्रोलियम पृथ्वी के नीचे 5000 फुट तक पाया जाता है। नीचे 5000 फुट के बाद पेट्रोलियम पाया जाता है, जो चट्टानों के नीचे पाया जाता है। और प्राकृतिक गैस या भी पेट्रोलियम से ही प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है जल विद्युत के लाभ। तो ऊर्जा का वह स्रोत नवीकरणीय होता है और प्रदूषण मुक्त होता है। जल विद्युत से हमें बिजली उत्पादन करते हैं, यानी बांध बनाकर, नदियों पर बांध बनाकर, जो पहाड़ी नदियां हैं वो ऊंचाई पर बांध बनाकर और उससे जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तो जल विद्युत के लाभ यह है कि यह नवीकरणीय स्रोत है। एक बार खर्चा लगा दीजिए और इससे बिजली उत्पन्न करते रहिए, यानी इसका कभी अंत नहीं होगा। और दूसरा, यह प्रदूषण मुक्त है। जल विद्युत प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है। लेकिन जो यूरेनियम से इलेक्ट्रिक प्राप्त किया जाता है, जो यूरेनियम से विद्युत धारा प्राप्त किया जाता है, या फिर जो कोयला से विद्युत धारा प्राप्त किया जाता है, वह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत होता है। क्योंकि जब तक कोयला रहेगा तब तक विद्युत का उत्पादन किया जाएगा, कोयला समाप्त हो जाएगा, विद्युत का उत्पादन भी समाप्त हो जाएगा। उसी तरह यूरेनियम का भंडार जब तक रहेगा विद्युत का उत्पादन होगा, यूरेनियम समाप्त हो जाएगा, विद्युत का उत्पादन भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन जल विद्युत में वैसा नहीं है। जल विद्युत यह हमेशा रहने वाला है और इससे प्रदूषण भी नहीं होता है, जबकि यूरेनियम से और कोयला से प्रदूषण होता है। दूसरा है अन्य प्रकार के शक्ति संयंत्रों की तुलना में जल विद्युत उत्पादन की कीमत कम होती है। बाकी जितने जैसे कोयला हो गया या फिर पेट्रोलियम हो गया या फिर जो है यूरेनियम हो गया, उसमें जो है जल विद्युत की कीमत काफ़ी है, उसमें विद्युत की कीमत काफ़ी अधिक हो जाती है, इलेक्ट्रिक की कीमत काफ़ी अधिक हो जाती है। लेकिन इस प्रकार के संयंत्रों में जो जल विद्युत के संयंत्र होते हैं, यह जो है बहुत कम कीमत की होती है। तीसरा है जल विद्युत संयंत्र के लिए बनाए गए बांध बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई में भी सहायक होते हैं। जल विद्युत जो संयंत्र बनाए जाते हैं वह बाढ़ नियंत्रण का भी काम करते हैं और सिंचाई में भी सहायक होते हैं। जल विद्युत की क्या हानियां हैं? तो सिर्फ सीमित संख्या में ऐसे स्थानों पर, विशेषकर पहाड़ी भूभागों पर बांध बनाए जा सकते हैं। जल विद्युत का एक लिमिटेशन है कि हम सीमित संख्या में ही जल विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, सीमित मात्रा में ही जल विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं और इसे पहाड़ी भूभागों पर ही उत्पन्न किया जा सकता है। अधिक ऊंचाई वाले भूमि पर ही हम जल विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि जल का एक तेजी से प्रेशर आना चाहिए जो टरबाइन को नचाए, तभी जल विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। और जब तक ऊंचाई से पानी नीचे नहीं गिरेगा तब तक जल विद्युत का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। दूसरा, इसका हानि है बांध के कारण जो कृषि योग्य भूमि होता है, जिसपे कृषि कार्य सदियों से चला आ रहा है और मानव निवास के बड़े क्षेत्र को त्यागना पड़ता है, और आसपास के जो एरिए होते हैं जहां मानव रहते हैं उन सभी क्षेत्र को त्यागना पड़ता है, क्योंकि वह पूरा जलमग्न हो जाता है, पूरा क्षेत्र पानी से डूब जाता है, क्योंकि वह स्थान जलमग्न हो जाता है और विशाल पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाते हैं। और जब बांध में पानी के अंदर डूब जाते हैं, जो भी आसपास के एरिए होते हैं, कृषि योग्य भूमि, जंगल, उसके बाद आसपास के जो लोग रहते हैं, सभी जल में डूब जाते हैं। और मनुष्य के लिए सबसे बड़ी खतरा यह होता है कि पुनर्वास की समस्या होती है। वह स्थान खाली करके फिर दूसरे स्थान जाते हैं जहाँ पे इच्छा के अनुसार उन्हें आवास नहीं दिया जाता है तथा इच्छा के अनुसार उन्हें जमीन नहीं दिया जाता है। तीसरा, इसका हानि यह है कि जलमग्न वनस्पतियां अनोखी शर्तों के अधीन सड़ जाती है और मीथेन की बड़ी मात्रा उत्पन्न करती है। आसपास के चारों ओर एरिया में जलमय हो जाता है, यानी चारों तरफ जल जमा हो जाता है, जिसके कारण वहाँ के जो वनस्पति होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वह सड़ने लगते हैं और मीथेन ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करते हैं, जो वायुमंडल पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। ग्रीन हाउस गैस के कारण बहुत सारे वायुमंडलीय जो है परिवर्तन होते हैं।
नेक्स्ट है बड़े बांध निर्माण के साथ कुछ समस्याएं जुड़ी होती है। यह विस्थापित व्यक्तियों के संतोषजनक पुनर्वास की समस्या उत्पन्न करता है। जैसे जब बड़े बांध का निर्माण होते हैं तो आसपास के जो है एरिया को खाली कराना पड़ता है और उन लोगों को दूसरी जगह जमीन देना पड़ता है, जिसे पुनर्वास कहते हैं। तो जो विस्थापित व्यक्ति होते हैं जो वहाँ वह स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं, उन्हें संतोषजनक पुनर्वास नहीं मिल पाती है। तो ये था जल विद्युत की हानियां। नेक्स्ट है बायोगैस संयंत्र किसे कहते हैं। तो यह संयंत्र ईंटों से बना यह एक गुंबद रूप संरचना है। यही है बायोगैस संयंत्र जो ईंटों से बना हुआ होता है। गोबर और पानी का गाढ़ा मिश्रण टंकी में बनाया जाता है। जो टंकी होता है यह टंकी है, इसी में जो है गोबर और पानी का गारा टंकी में डाला जाता है। विघटन प्रक्रिया यानी सड़ने की प्रक्रिया होने में कुछ दिन लगते हैं। जो विघटन प्रक्रिया में जो सड़ने की प्रक्रिया होती है उसमें कुछ दिन लगते हैं और तब यह मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे गैसों को उत्पन्न करती है। गोबर और पानी का गारा टंकी में डाल दिया जाता है, फिर वह सड़ने लगते हैं। सड़ने में कुछ दिन लगते हैं, फिर उससे मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस उत्पन्न होती है। बायोगैस को पाचित्र में ऊपर गैस टंकी में जमा किया जाता है, जहां इसे पाइपों द्वारा उपयोग के लिए भेजा जाता है। पाइप के द्वारा यहां पे उपयोग के लिए भेज दिया जाता है। बायोगैस संयंत्र की क्या विशेषताएं हैं। तो बायोगैस संयंत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि बायोगैस में 75% तक मीथेन होता है, अतः यह एक उत्तम ईंधन है। यह काफ़ी अच्छा जलता है क्योंकि इसमें 75% मीथेन होता है। मीथेन का सूत्र जो होता है वह CH4 होता है। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। नेक्स्ट है यह बिना धुआं के जलता है। जो मीथेन गैस होता है वह बिना धुआं के जलता है। इसे खाना बनाने के इस्तेमाल में किया जाता है मीथेन गैस का, और बहुत सारे जो है कार्यों में मीथेन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है कि यह राख जैसा कोई अवशेष नहीं छोड़ता है। जो बायोगैस संयंत्र होता है यह कोई राख नहीं छोड़ता है। और चौथा, इसे तापन की उच्च क्षमता प्राप्त होती है। यह काफ़ी अधिक हीट देता है। और पांचवा, प्रकाश व्यवस्था के लिए भी बायोगैस का इस्तेमाल किया जाता है। बायोगैस का इस्तेमाल पहला तो खाना बनाने के लिए किया जाता है, और दूसरा इसका इस्तेमाल जो है वह प्रकाश व्यवस्था के लिए यानी लाइटिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। छठा, यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। यह कभी समाप्त नहीं होने वाला स्रोत है। इसमें केवल क्या गारा होना चाहिए, गोबर का गारा होना चाहिए जिसमें पानी होना चाहिए। यह रहेगा तो यह हमेशा ऊर्जा उत्पन्न करता रहेगा, हमेशा मीथेन गैस उत्पन्न करता रहेगा, जिसका उपयोग खाना बनाने में और प्रकाश ऊर्जा में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सातवां है बचा हुआ अपशिष्ट उत्तम खाद के रूप में होता है, और जो बचा हुआ अपशिष्ट होते हैं उसका उपयोग हम लोग उत्तम खाद के रूप में कर देते हैं। नेक्स्ट है बायोगैस संयंत्र के लाभ क्या होता है। तो बायोगैस संयंत्र जो होता है वह काफ़ी सस्ता होता है। बायोगैस संयंत्र चलाने में यह संयंत्र सुविधाजनक होता है। बायोगैस संयंत्र को कोई भी चला सकता है। यह सुविधाजनक होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। बायोगैस संयंत्र जो होता है वह कठिन नहीं होता है, आसान होता है और इसे कोई भी चला सकता है। तीसरा इसका लाभ यह है कि बायोगैस सभी जगह आसानी से बनाया जा सकता है। जहाँ भी गोबर की मात्रा है, पानी की मात्रा है, वहाँ पे बायोगैस संयंत्र बनाया जा सकता है और उसे मीथेन गैस निकाला जा सकता है। पवन ऊर्जा के क्या लाभ हैं। तो पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का पर्यावरण अनुकूल और दक्ष स्रोत है। दक्ष का मतलब जो कभी समाप्त न हो, वह स्रोत है। तो पवन ऊर्जा जो है यह नवीकरणीय ऊर्जा है, यह भी कभी नहीं समाप्त होने वाला ऊर्जा है। जिस तरह जल विद्युत या बायोगैस संयंत्र या ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है, उसी तरह पवन ऊर्जा भी ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है। जब तक पवन चलता रहेगा हमेशा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता रहेगा।
दूसरा है विद्युत उत्पादन के लिए आवर्तक व्यय आवश्यक नहीं होता है। आवर्तक व्यय का मतलब कोई चीज़ लगा दीजिए, जैसे कोई मोटरसाइकिल नहीं खरीद के लाया जाता है और फिर बार बार उसके सर्विसिंग के लिए कोई चीज़ खराब होता है उसके लिए, या फिर तेल डलवाइए, या फिर जो है कोई वस्तु खराब होता है उसमें का कोई मशीनरी खराब होता है तो फिर उसको बनवाइए, उसी को आवर्तक व्यय कहा जाता है कि हमेशा खर्चा होते रहता है। लेकिन पवन ऊर्जा में एक बार पवन चक्की लगा दिए, एक बार जो है वह उस संयंत्र को बैठा दिए, पवन ऊर्जा संयंत्र को बैठा दिए, फिर उसमें कोई खर्चा नहीं लगता है। तो विद्युत उत्पादन के लिए कोई एक्स्ट्रा खर्चा इसमें नहीं लगता है। एक बार खर्चा लगाइए और हमेशा विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल करते रहिए। लेकिन पवन ऊर्जा की कुछ सीमाएं हैं। पवन ऊर्जा सभी जगह सक्सेस नहीं होती हैं, इसकी कुछ सीमाएं हैं। पहला है पवन ऊर्जा के दोहन के अनेक सीमाएं हैं। पहला है पवन ऊर्जा फार्म उन्हीं स्थानों पर स्थापित किए जा सकते हैं जहां वर्ष के अधिक भाग तक पवन चलता रहता है। पवन ऊर्जा फार्म उन्हीं स्थानों पर स्थापित किए जा सकते हैं जहां वर्ष के अधिक भाग तक पवन चलता रहता है, यानी जहां हमेशा हवाएं चलती रहती है वहीं पे पवन ऊर्जा फार्म इस्तेमाल किया जा सकता है और वहीं से बिजली उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरा सीमा है कि टरबाइन की आवश्यक चाल को, यानी उसमें जो घिरनी लगा हुआ होता है, जो ब्लेड पंखा लगा हुआ होता है, उसको चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होनी चाहिए। जब तक पवन की चाल 15 किलोमीटर यानी हवा की चाल 15 किलोमीटर पर आवर से अधिक नहीं होगा तब तक उससे बिजली उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, उससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो दूसरा इसका सीमा यह है। और जहाँ पे पवन नहीं चलता है वहाँ पे हम पवन ऊर्जा की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तीसरा इसका सीमा यह है कि जब पवन नहीं है तब उस अवधि के दरमियान ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए संचालक सेलों जैसे कोई सहायक सुविधा होनी चाहिए। जैसे पूरी अगर पवन नहीं है, जैसे कभी कभी हवाएं चलनी बंद हो जाती हैं, तो फिर उसके दरमियान जब हवाएं नहीं चलती है तो उसको पूरा करने के लिए संचालक सेलों जैसी कोई सहायक सुविधा होना चाहिए, यानी बैटरी जैसी कोई सहायक सुविधा होनी चाहिए कि अगर पवन नहीं चल रही है तो फिर बैटरी से विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति की जा सकती है। चौथा है पवन ऊर्जा फार्म की स्थापना के लिए भूमि का बड़ा क्षेत्र आवश्यक होता है। पवन ऊर्जा स्थापना के लिए भूमि को बड़ा एरिया की आवश्यकता होती है। 1 मेगावाट जनित्र के लिए 1 मेगावाट में 10 के पावर 6 वाट होता है, यानी 10 लाख वाट जनित्र के लिए फर्म को लगभग 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है। पवन ऊर्जा फार्म की स्थापना के लिए भूमि के बड़े एरिया की आवश्यकता होती है। जैसे अगर 1 मेगावाट बिजली उत्पन्न करना चाहते हैं तो 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता पड़ती है। पांचवा इसका सीमा यह है कि फार्म के संस्थापन की प्रारंभिक लागत बहुत अधिक होती है। पवन ऊर्जा फार्म की जो प्रारंभिक लागत होती है सिर्फ एक ही बार इसमें लागत लगती है, और जो प्रारंभिक लागत होती है वह काफ़ी अधिक होती है। एक बार इसमें पैसा इन्वेस्ट कीजिए और फिर इससे बिजली उत्पन्न करते रहिए। इसमें दूसरा कोई लागत नहीं होती है, एक बार शुरू में जो पैसे लगते हैं वहीं लगते हैं, फिर इससे बिजली उत्पन्न हमेशा के लिए किया जा सकता है। छठा है चूंकि टावर और ब्लेड वर्षा, सूर्य, आंधी और चक्रवात जैसे प्राकृतिक आपदाओं के लिए खुले रहते हैं, अतः उनके उच्च स्तरीय रख रखाव की आवश्यकता होनी चाहिए। जैसे कभी ब्लेड वर्षा हो गया या सूर्य, आंधी और चक्रवात जैसे प्राकृतिक आपदा आ गए तो इससे जो है वह टूट सकते हैं, उसके ब्लेड जो होते हैं या टावर हैं टूट सकते हैं या गिर सकते हैं, तो इसके रख रखाव की आवश्यकता होनी चाहिए ताकि थोड़ा भी गड़बड़ी होने पर उसमें मरम्मत किया जा सके। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। डेनमार्क में जो है सबसे अधिक पवन ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का इस्तेमाल डेनमार्क में ही किया जाता है, इसलिए डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। भारत विद्युत उत्पादन के लिए पवन ऊर्जा दोहन में 5वें स्थान पर है। दुनिया में जो विद्युत उत्पादन पवन से करते हैं उसमें भारत 5वें स्थान पर है। भारत पवन ऊर्जा उत्पादन में काफ़ी आगे है। नेक्स्ट, सौर कुकर से होने वाले लाभ। सौर कुकर से क्या लाभ हो सकते हैं? तो सौर कुकर पहला सस्ता होता है, दूसरा अनेक बर्तनों में विभिन्न खाद्य पदार्थों को कुकर के भीतर रखा जा सकता है और इसलिए वे एक साथ पकाए जा सकते हैं। सौर कुकर में अनेक बर्तनों में
अलग अलग खाद्य पदार्थ रख के उसे धूप में रख दिया जाता है तो वे एक साथ पक जाते हैं। तीसरा इसका लाभ है कि ये कुकर ईंधन जैसे जलावन, लकड़ी, रसोई गैस आदि की खपत कम करते हैं। और चौथा यह है कि ये धुआं उत्पन्न नहीं करते हैं। सौर कुकर जो होते हैं धुआं उत्पन्न नहीं करते हैं। धूप में रख दीजिए और खाना स्वयं पक जाएंगे। सौर कुकर से होने वाला क्या हानि है? तो सौर कुकर का उपयोग सिर्फ दिन के समय किया जा सकता है। अगर रात को खाना बनाना हो तो रात को तो सूर्य निकला हुआ नहीं होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल हम सिर्फ दिन में ही कर सकते हैं। और दिन में वह भी कर सकते हैं, बादल वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। उसके बाद गर्म जलवायु रहेगा तभी यह काम करेगा। अगर ठंडा जलवायु है, जैसे धूप निकला ही है लेकिन ठंडा जलवायु है, ठंडी का मौसम है, तो फिर हम खाना नहीं पका सकते हैं। सिर्फ गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में इनका उपयोग प्रभावकारी ढंग से किया जा सकता है। तीसरा है जाड़े और बादल वाले दिनों में भोजन पकाने में लंबा समय लेते हैं। जाड़े के समय में और बादल वाले दिनों में सौर कुकर जो होते हैं और भोजन पकाने में काफ़ी लंबा समय लेते हैं। और भोजन तलने, जैसे भोजन को अगर गर्म करना है या रोटी पकाना है तो फिर सौर कुकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है सौर सेल। सौर सेल किसे कहते हैं? जिसे सोलर कहा जाता है। तो उस युक्ति को जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलती है उसे सौर सेल कहते हैं। सिलिकॉन से सौर सेल बनाया जाता है। भारत में सिलिकॉन की मात्रा कम है, इसीलिए भारत में जो सौर सेल बनाए जाते हैं वो काफ़ी महंगे हो जाते हैं, क्योंकि सिलिकॉन महंगा है भारत में। और भारत में सिलिकॉन का बहुत कम भंडार है, जिसके कारण जो सोलर होते हैं वह सोलर भारत में महंगे होते हैं। तो जो आम बोलचाल की भाषा में हम इसे सोलर कहते हैं। तो सौर सेल उस युक्ति को कहते हैं जो सूर्य की ऊर्जा को विद्युत में, इलेक्ट्रिसिटी में बदल देती है, वह सौर सेल कहलाती है। यह सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। सौर सेल से क्या लाभ हो सकते हैं? तो जो सौर सेल होते हैं वह कोई चल हिस्से नहीं होते हैं। सौर सेल में कोई चल हिस्सा नहीं होता है और सौर सेल की कम रख रखाव की ज़रूरत पड़ती है। एक बार सोलर बन गया, एक बार सौर सेल बन गया, फिर उसे जो है छत पे या कहीं फेंक दीजिए और उससे हमेशा जो है विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती रहेगी। जब धूप निकलेगा उसे विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती रहेगी। और तीसरा है सुदूर और बहुत कम बसे हुए क्षेत्रों जिसमें शक्ति संचरण लाइन खर्चीला होता है, वहाँ सौर सेल लगाया जा सकता है। जैसे नदी पार अगर कोई छोटा सा गांव है जिसमें 100-150 लोग रहते हैं तो वहाँ पे सौर सेल लगाकर जो है और उसको उस एरिए को विद्युत दिया जा सकता है। अगर वो तार बिछाया जाएगा, तार ले जाया जाएगा तो काफ़ी अधिक खर्चीला हो जाता है, इसलिए वहाँ पे सौर सेल लगाकर और वहाँ के एरिया को विद्युत दिया जा सकता है। या फिर जो है गांव से काफ़ी दूर पर जो है 200-300 किलोमीटर पर एक छोटा सा गांव है जिसमें 100-150 लोग रहते हैं, वहाँ भी लाइन ले जाना काफ़ी खर्चा हो जाता है, वहाँ भी तार ले जाना काफ़ी खर्चीला हो जाता है, तो वहाँ सौर सेल लगाया जा सकता है। चौथा इसका होने वाला लाभ यह है कि इसकी कीमत ऊंच होती है और निम्न दक्षता के बावजूद सौर सेलों का उपयोग वैज्ञानिक और शिल्प वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए होता है। इसकी कीमत काफ़ी ऊंच होती है लेकिन इसकी दक्षता जो होती है, क्षमता होती है, वह कम होती है। फिर भी वैज्ञानिक लोग और शिल्प वैज्ञानिक लोग इसका प्रयोग करते हैं। पांचवा इसका लाभ यह है कि जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, जो सैटेलाइट होते हैं जिसको अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है, उसमें ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में सौर सेल का ही उपयोग किया जाता है। जैसे मंगलयान भेजा गया या फिर चंद्रयान भेजा गया, तो उसमें जो एनर्जी के लिए जो वस्तु लगाए जाते हैं वह सौर सेल होते हैं। सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है और वह चार्ज होते रहता है और वह जो लोकेशन होता है या जो फुटेज होता है वह पृथ्वी पर भेजता रहता है। तो जो सैटेलाइट होते हैं उसमें ऊर्जा के रूप में सौर सेल का इस्तेमाल किया जाता है। छठा इसका लाभ यह है कि यातायात सिग्नलों, कैलकुलेटरों एवं अन्य खिलौनों में भी सौर सेल लगे होते हैं। और रेडियो, बेतार संचार प्रणाली और सुदूर, काफ़ी दूर स्थानों में अगर टीवी रिले स्टेशन लगाए हुए होते हैं तो सौर सेल पैनल का उपयोग करते हैं। जैसे काफ़ी दूर टीवी रिले स्टेशन जो होते हैं वह काफ़ी दूर लगे होते हैं, तो वहाँ पे लाइन ले जाना, वहाँ पे जो शक्ति संचरण लाइन है उसको ले जाना काफ़ी खर्चीला हो जाता है, तो वहाँ पे सौर सेल पैनल लगा दिया जाता है जिससे खर्चा कम पड़ जाता है। लेकिन सौर सेल से होने वाली कुछ हानियां भी है
वह हानियां क्या क्या हैं। तो सिलिकॉन जो सौर सेलों को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है प्रकृति में भरपूर है, किंतु सौर सेल को बनाने के लिए विशिष्ट ग्रेड वाले सिलिकॉन की उपलब्धता सीमित है। पहले ही बताए हैं, सिलिकॉन की कम मात्रा के कारण ही यह काफ़ी अधिक महंगा हो जाता है और सीमित मात्रा में है। दूसरा, निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया अभी भी बहुत खर्चीला है। इसका निर्माण किया जाता है तो बहुत खर्चीला हो जाता है। पैनल के सेलों के अंतर संबंध के लिए प्रयुक्त चांदी जो होता है इसकी कीमत को और भी बढ़ा देता है। जो पैनल होता है सेलों के, उसको जोड़ने के लिए चांदी का इस्तेमाल किया जाता है जो कीमत को और भी बढ़ा देता है। उच्च कीमत के कारण सौर सेलों का घरेलू उपयोग सीमित है। इसकी कीमत अधिक होने के कारण सभी कोई सौर सेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ज्वारीय ऊर्जा से क्या समझते हैं। तो घूमती पृथ्वी पर मुख्यतः चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण सागर में पानी का तल उठता और गिरता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटी के कारण पृथ्वी और चंद्रमा के बीच एक बल लगता है जिसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। और इस बल के कारण जो सागर के पानी होते हैं, जो समुद्र के पानी होते हैं, वह ऊपर नीचे उठते रहते हैं और गिरते रहते हैं, जिसे हम ज्वार कहते हैं। इस घटना को उच्च ज्वार और निम्न ज्वार कहते हैं। इसे ज्वार और भाटा भी कहते हैं। यानी पृथ्वी पर जो सागर हैं, उस सागर के पानी चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण ऊपर नीचे जाते हैं, जिसे ज्वार कहते हैं। सागर तलों में इस अंतर से हमें ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होता है। और जो इसका पानी ऊपर नीचे करता है, इससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं जिसे ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। और इससे भी विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। भू ऊष्मीय ऊर्जा किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के परपटी के गहरे गर्म क्षेत्रों में, यानी पृथ्वी के नीचे गहरे गर्म क्षेत्रों में बने पिघले चट्टान ऊपर की ओर धकेले जाते हैं और निश्चित क्षेत्रों में फंस जाते हैं, जिन्हें गर्म स्पॉट कहते हैं। चट्टान के नीचे, पृथ्वी के अंदर चट्टान के नीचे जो गर्म क्षेत्र होते हैं उसमें पिघले चट्टान होते हैं, वह ऊपर धकेले जाते हैं और वह निश्चित क्षेत्रों में आकर अंदर ही अंदर फंस जाते हैं जो गर्म रहते हैं, इसलिए उन्हें हम गर्म स्पॉट कहते हैं। जब भूमिगत पानी गर्म स्पॉट के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है, और जब भूमि का पानी, जब जमीन का पानी नीचे उसके संपर्क में आता है, पिघले हुए चट्टानों के संपर्क में आता है, तब भाप उत्पन्न होती है। और कभी कभी उस क्षेत्र के गर्म पानी के निकास पृथ्वी की सतह पर निकलते हैं और उस क्षेत्र से, चूंकि उस पिघले हुए चट्टानों से जल कनेक्ट होते हैं, जल जब संपर्क में आते हैं तो उसे गर्म पानी निकलने लगता है। उस निकासों को हम गर्म झरना या स्रोत कहते हैं। और चट्टानों में फंसी जो भाप होती है वह पाइप से होकर टरबाइन तक भेजी जाती है और उसका इस्तेमाल विद्युत उत्पादन के लिए की जाती है। भू ऊष्मीय ऊर्जा के लाभ क्या है। तो भू ऊष्मीय ऊर्जा के लाभ है कि सौर और ज्वारीय ऊर्जा से भिन्न भू ऊष्मीय ऊर्जा संयंत्र रात दिन कार्य कर सकते हैं। सौर ऊर्जा हमेशा दिन के कार्य करता है, बादल वाले दिन में और जाड़े के दिन में यह काम नहीं कर सकता है। ज्वारीय ऊर्जा जब जो है उसमें तरंग उत्पन्न होगा, जब समुद्र का पानी ऊपर नीचे करेगा तभी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन भू ऊष्मीय ऊर्जा संयंत्र ऐसा संयंत्र है जो रात दिन कार्य कर सकते हैं। दूसरा यह है कि भू ऊष्मीय ऊर्जा संयंत्र लगभग प्रदूषण मुक्त होते हैं, इससे थोड़ा भी प्रदूषण नहीं होता है। और तीसरा है, कोयला आधारित संयंत्र की अपेक्षा भू ऊष्मीय ऊर्जा संयंत्र को चलाना सस्ता होता है। जो कोयला से बिजली उत्पादन किया जाता है उस संयंत्र को चलाने वह ज़्यादा खर्चीला होता है, लेकिन भू ऊष्मीय ऊर्जा संयंत्र को चलाना सस्ता होता है। और यह ऊर्जा का मुफ्त और नवीकरणीय स्रोत है और इससे हम फ्री में ऊर्जा बना सकते हैं। कोयला ऊर्जा के लिए हमें कोयला खरीदना पड़ेगा, जिसके लिए पैसे पे करने पड़ते हैं, लेकिन यह ऊर्जा मुफ्त में प्राप्त होता है और यह कभी समाप्त नहीं होने वाला ऊर्जा है। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन में कोई भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूटता है। बमों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो न्यूक्लियर बम होते हैं वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित होते हैं। न्यूक्लियर बम जो भी होते हैं वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित होते हैं। जब कोई बम पटका जाता है तो उसके भारी नाभिक होते हैं वह हल्के नाभिकों में टूटने लगते हैं, जिसके चलते वह बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और वे काफ़ी भारी तबाही मचाते हैं। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं। तो नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक एक भारी नाभिक बनाने के लिए संयोजन करते हैं।
जैसे सूर्य से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह नाभिकीय संलयन के आधार पर ही प्राप्त होती है। सूर्य में दो हल्के नाभिक आपस में संलयन करते हैं और फिर भारी नाभिक बनाते हैं, जिसके कारण सूर्य से हमें लगातार एनर्जी प्राप्त हो रही है, लगातार ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो नाभिकीय विखंडन में भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूटते हैं, जबकि नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक एक भारी नाभिक बनाने के लिए संयोजन करते हैं। सूर्य में ऊर्जा 4 हाइड्रोजन नाभिकों के संलयन से बने एक हीलियम द्वारा उत्पन्न होती है। सूर्य में जो ऊर्जा होती है वह 4 हल्के नाभिक संलयन करते हैं, जुड़ते हैं और एक हीलियम बनाते हैं, जिसके कारण सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हाइड्रोजन बम जो होता है वह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के आधार पर काम करता है, इसलिए वह भी काफी क्षति मचाता है। यानी जो हाइड्रोजन बम होते हैं वह काफ़ी अधिक क्षति मचाते हैं, और जो यूरेनियम बम होता है वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, वह भी काफ़ी अधिक विनाशकारी होता है। आजकल सभी व्यावसायिक रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित हैं। जो व्यावसायिक रिएक्टर हैं वह सभी नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, जैसे तारापुर जो महाराष्ट्र में है और राणा प्रताप सागर, यह जो नाभिकीय रिएक्टर है सभी नाभिकीय विखंडन पे कार्य करते हैं। नेक्स्ट है ऐसे स्रोत जो किसी दिन समाप्त हो जाएंगे उसे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहे जाते हैं। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं? तो ऐसे स्रोत जो एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे उसे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। इसीलिए इसे बचाए रखने के लिए हमें ऊर्जा का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कोयला और पेट्रोलियम ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है, यह एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे, तो जो एक दिन समाप्त हो जाए वह ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कहे जाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इसका भंडार पृथ्वी में एक सीमित मात्रा में है और इसका अधिक विदोहन किया जाएगा तो एक दिन यह समाप्त हो जाएगा। दूसरा, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं? तो ऐसे ऊर्जा स्रोत जो पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं, जो समाप्त होने के बाद फिर उसे दोबारा आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं, वह ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहे जाते हैं। जैसे सूर्य, पवन, बहता हुआ पानी। सूर्य समाप्त होने के बाद फिर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पवन भी हमेशा चलते रहता है। बहता पानी, यह कभी नहीं समाप्त होने वाला ऊर्जा स्रोत है। तो जो समाप्त हो जाएंगे वह ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कहे जाते हैं, तथा जो कभी समाप्त नहीं होंगे, जिन्हें पुनः हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, उसे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। तो ये था ऊर्जा के स्रोत पाठ के संपूर्ण व्याख्या। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।